वो पहली वाली कुछ गड़बड़ हो गई है उसमें, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। इस पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे भी आवाज या जो कुछ भी आई, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं उस पे टेलीग्राम पे जो अपनी परीक्षा गढ़ है उस पे डाल ही दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी का फिर से एक बार वार्म वेलकम है। आज हमारी जनरल साइंस की आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और जितनी भी बाकी अन्य क्लासेस, जितनी भी बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें भी जनरल साइंस आती है, उस सब के लिए स्पेशल क्लासेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। आपको इनकरेक्टली मैच्ड बताना है, गलत मिलान बताना है, गलत मिलान, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स में मतलब ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, क्योंकि मिक्स टेस्ट की क्लास है ना, तो मैंने कल वाले क्वेश्चन लिख लिए हैं, ऊर्जा देने वाले। ऑप्शन नंबर बी है आपका बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण करने वाले, बॉडी बिल्डिंग जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं शरीर का निर्माण करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, डिफेंसिव फूड, डिफेंसिव फूड्स रक्षात्मक, ठीक है। अब इनके आप आंसर फटाफट फटाफट दे दीजिए। और डी है, बताइए फटाफट इनके आंसर दे दीजिए। ठीक है, फटाफट से बताइए। एनर्जी गिविंग में है कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट कार्ब लिख दे रहा हूं, एंड वसा, ठीक है। शरीर का निर्माण करने वाले में है प्रोटीन, शरीर का निर्माण करने वाले में क्या है, प्रोटीन। रक्षात्मक में है विटामिन, रक्षात्मक में क्या आ जाएगा आपका, विटामिन। और डी है ऑल आर करेक्ट, सभी का मिलान सही है, सभी का मिलान सही है या सभी सही है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसमें आपको ऑप्शंस बताने हैं ए बी सी डी में से, ठीक है। ए बी सी डी में से आपको ऑप्शंस बताने हैं। गुड गुड, तो बेटा ये सारे सही हैं। ए एनर्जी, ऊर्जा मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट वसा से। बी बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं, शरीर का निर्माण करने वाले, प्रोटीन, शरीर का निर्माण, ग्रोथ, वृद्धि। डिफेंसिव फूड रक्षात्मक होते हैं, विटामिन। और बाकी सब ऑल आर करेक्ट, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चंस अगर आप डेली करेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, डैश कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, डैश कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, डैश मानव द्वारा नहीं पचाया जाता, मानव द्वारा नहीं पचाया जाता, ठीक है। ए है प्रोटीन्स, प्रोटीन। बी है फैट, हिंदी में वसा कहते हैं। सी है भैया स्टार्च, वेरी गुड। और डी ऑप्शन आपको पता होगा सेल्यूलोज। आप फटाफट से बताएंगे कि इनमें से कौन सा मानव द्वारा नहीं पचाया जाता, इनमें से कौन सा नहीं पचाया जाता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। डी सेल्यूलोज मानव द्वारा नहीं पचाया जाता। हमारे अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सूक्ष्म प्राणी नहीं होते, वो एक एंजाइम नहीं होता जो सेल्यूलोज पचाने के लिए जरूरी होता है, जैसा कि कल हमने दीमक में और गाय भैंस के अंदर देखा था, ठीक है। तो उसके ना होने की वजह से सेल्यूलेज, उस एंजाइम का नाम होता है, उसके ना होने की वजह से
हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते। पाया कहां जाता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सेल वॉल, प्लांट्स की कोशिका भित्ति में, और इससे पेपर मेकिंग वगैरह में बहुत ज्यादा काम आता है। रेयन मैंने एक बताया था आर्टिफिशियल फाइबर, वो भी सेल्यूलोज का ही बनता है। वेरी गुड। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ डैश। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च किसका बहुलक है? ए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, माल्टोज पॉलीमर होता है ना, पॉलीसेकेराइड होता है। सी है ग्लूकोज और डी है सेल्यूलोज। डी है सेल्यूलोज। आपको बताना है स्टार्च इनमें से किसका बहुलक है? स्टार्च इनमें से किसका बहुलक है? बताइए फटाफट। देखो कितना ज्यादा अभी भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। स्टार्च किसका बहुलक है? तो बेटा स्टार्च होता है ग्लूकोज का बहुलक। याद रखिएगा, पॉलीमर मतलब ये किसका पॉलीमर है, इसके सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? तो आप दिमाग में लगा लो कि जब स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, स्टार्च पूरी तरीके से पच जाता है, तो स्टार्च क्या बन जाता है? स्टार बन जाता है ग्लूकोज। स्टार्च क्या बन जाता है? ग्लूकोज। देखो स्टार्च में एक बीटा अमाइलेज नाम का होता है। बीटा अमाइलेज जो होता है वो माल्टोज में बदल देता है, और माल्टोज को एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है माल्टेस, एएसई, ये किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। तो स्टार्च की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज। तो वो किसका इसका मोनोमर क्या हो गया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का पॉलीमर क्या हो गया? स्टार्च। तो यही आपसे पूछा गया है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही सोच लिया कीजिए, जो सबसे छोटे में कन्वर्ट हो जाए वही आपका आंसर होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डैश इज नॉट ए डाइसैकेराइड। डैश इज नॉट ए डाइसैकेराइड। यह एक डाइसैकेराइड। तो सैकेराइड का आपको मैंने बता दिया, सैकेराइड नहीं है। सैकेराइड क्या होते हैं? शुगर। शाबाश, ठीक है, नहीं है। ए है लैक्टोज, लैक्टोज। और डाई का आपको पता है कि दो छोटी छोटी शुगर से बना होगा। बी है आपका गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। सी है आपका माल्टोज, और डी है आपका सुक्रोज। डी है आपका दोस्तों सुक्रोज। नाउ यू हैव टू आंसर कि विच ऑफ द डैश इज नॉट ए डाइसैकेराइड। डैश इज नॉट ए डाइसैकेराइड। इनमें से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है? मतलब वो या तो पॉली हो सकता है या वो मोनो हो सकता है। अगर आपने कल की क्लास ली होगी या कल के नोट्स पढ़े होंगे तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही आंसर है आपका गैलेक्टोज। मैंने कल आपको बताया था एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज, ये तीनों सबसे सिंपल मोनोसैकेराइड होते हैं। ये ऐसे खाने के फाइबर होते हैं, खाने में ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसे डायरेक्टली ब्लड क्या कर लेता है बाबू? डायरेक्टली एब्जॉर्ब। क्योंकि ये कैसे होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। जबकि अगर हम माल्टोज की बात करें तो आपको पता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, एक और एक कितने हो गए? दो। तभी तो मैंने क्या कहा? डाई। डाई माने भी क्या होता है? दो। लैक्टोज में क्या होता है? बच्चा जी, मिल्क पी लो जी। ग्लूकोज और नहीं, ये लैक्टोज होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये तो दोनों ग्लूकोज ही होता है। ये तो ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होता है? बच्चा जी, मिल्क पी लो जी। और जो आपका सुक्रोज होता है ये क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है ना? हाँ, माल्टोज दो ग्लूकोज और लैक्टोज बच्चा जी दूध पी लो जी। तो बच्चे को आप गले से लगाते हो ना GAL, वहां से आपको याद हो जाए। शाबाश।
समझ में आ गया ना, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैं हमेशा पहले फोकस करता हूं आपके कॉन्सेप्ट पे। कम सीखो अच्छा सीखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इन ह्यूमंस, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन ह्यूमंस सेल्यूलोज हेल्प्स इन, सेल्यूलोज हेल्प्स इन डैश। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मानव शरीर में, मानव शरीर में सेल्यूलोज डैश में मदद करता है, डैश में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में उत्सर्जन कहते हैं, जिसे आप हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जिसे आप हिंदी में जनन कहते हैं। और डी है बच्चा जी नोटा, इनमें से कोई नहीं। कल मैंने समझाया था सेल्यूलोज अर्थात फाइबर्स, तो वो आप मतलब किस में हेल्प करते हो इसमें से? बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है कि जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी खाना आप खाते हो डाइजेस्ट होने के बाद में जो भी उसमें बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड आराम से बॉडी से बाहर निकल जाए स्मूथली, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, तो आप खाने में सलाद सैलेड खाते हो और बहुत सारी मोटे अनाज खाते हो, तो वो सबको किसमें हेल्प करते हैं? आपकी एक्सक्रीशन में, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ठीक है, बिल्कुल सही, सेल्यूलोज, शाबाश, इसका आंसर हो गया। बाकी रेस्पिरेशन वगैरह में, रिप्रोडक्शन में सेल्यूलोज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाता है ह्यूमन बॉडी प्राइमरली गेट्स एनर्जी फ्रॉम, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी प्राइमरीली गेट्स एनर्जी फ्रॉम, एनर्जी फ्रॉम कि मुख्य रूप से मानव शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है? मुख्य रूप से मानव शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है? मानव शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है? कहां से मिलती है या किससे मिलती है? कहां से छोड़ सकते हैं इसको? किससे मिलती है? किससे कर सकते हैं? किस से मिलती है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस देख लीजिए। ए फॉर माल्टोस, प्राइमरी रूप से मतलब जहां से मुख्य रूप से ऊर्जा उठाता है। बी फॉर लैक्टोस, ठीक है। सी फॉर ग्लूकोज, सी फॉर ग्लूकोज, क्वेश्चन के पहले आंसर देख लीजिए। और डी फॉर नोटा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि जैसे आपने जो मुख्य रूप से भोजन किया, तो ज्यादातर जो आपका शरीर है वो ऊर्जा कहां से उठाता है? तो याद रखिएगा ये सबसे सरल है, ये जो है आपके सामने सबसे सरल मोनोसैकेराइड है C6H12O6। इसका क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से आपको 36 ATP ऊर्जा मिलती है, ये मैं आपको रेस्पिरेशन में समझाऊंगा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चे? बेटा मैंने ये नहीं कहा कि सेल्यूलोज हम लोग पचाते हैं, सेल्यूलोज जो होता है वो हमें स्मूथली, जो हमारे फीका होता है, फीकस जो होता है उसे स्मूथली बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। आप मेरे क्वेश्चन को और मेरे आंसर को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सरल होता है। तो इंस्टेंट एनर्जी हमें इसी से मिलती है, ग्लूकोज से। बाकी ये सब टूट जाते हैं, अगर आप दूध पियोगे तो दूध टूट जाएगा ग्लूकोज में, माल्टोज पियोगे माल्टोज टूट जाएगा। तो इसलिए हमें ऊर्जा मुख्य रूप से कहां से मिलती है? प्राइमरली, प्राइमरी ऊर्जा या इंस्टेंटली ऊर्जा, या आप ये भी कह सकते हो कि वो कहते हैं ना, मतलब इंस्टेंट अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको ग्लूकोज लाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डैश गिव्स एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन। इसका आंसर आपको आना चाहिए इन सेल्स। आपसे क्या कहा गया है कि कोशिका में, कोशिका में इसके ऑक्सीडेशन से, कोशिका में डैश के ऑक्सीकरण से
या ऑक्सीकृत होने से, ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके चलिए बताइए फटाफट। मैंने क्या कहा, डैश गिव्स एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन इन सेल्स। बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चा इसका ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मैंने अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, अभी 1 मिनट पहले बताया था कि जब इसके साथ ऑक्सीजन आ जाती है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कहां पे, सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या बन जाता है, इससे ऊर्जा मिलती है 36 एटीपी, और आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। ठीक है, शाबाश। ये समझ में आ गया ना, ये वन लाइनर में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि मैंने इसको अभी बताया था, इसलिए मैंने इसके बाकी और ऑप्शंस नहीं लिखे। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, डैश इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड कर सकते हैं इसको, मोनोसैकेराइड्स, कि यह मोनोसैकेराइड्स का, डैश मोनोसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है आपका CXHOY, बी है CHOX, समझ में आ रहा है ना। सी ऑप्शन है CXH2OY, और डी है आपके पास C2H5OX। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर देना है। मोनोसैकेराइड जो एक शुगर होती है, एक तरह की जो शुगर होती है, वो उसका जनरल सूत्र क्या है, उसका सामान्य जनरल फॉर्मूला क्या है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा ये CXH2OY। तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो C6, y की वैल्यू भी अगर हम 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, h हो जाएंगे 12, और O1 के 6 को 6, O6। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H12O6, मतलब मोनोसैकेराइड, मतलब कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। शाबाश, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश शुगर। समझना, ग्लूकोज डैश शर्करा का उदाहरण है, डैश शर्करा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है इसमें टेट्रोज शुगर। कल मैंने पढ़ाया था आपको टेट्रोज क्या होती हैं, याद है ना, टेट्रोज शुगर। बी ऑप्शन आ जाता है आपका ट्राइओज शुगर, कल बाबू मैंने सब बताया था आपको, ट्राइओज शुगर। सी आ जाता है आपका पेंटोस, हेक्सोस कर देते हैं चलो, हेक्सोस शुगर, हेक्सोस शुगर। और डी ऑप्शन आ जाता है आपका पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। अब आप बताएंगे कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये कैसी शुगर का एग्जाम्पल है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो OSE वर्ड होता है, OSE, ये मामूली वर्ड नहीं है, ये शुगर बताता है। और जो हेक्स, टेट, ट्राई और हेक्स, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बताते हैं। तो आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो तुरंत कह रहे अच्छा सर जी, सी माने 6, कार्बन 6 हैं, तो 1 डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्स, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। तो मतलब हेक्स माने 6, 6 माने हेक्सोस। ठीक है, 6 माने हेक्सोस। शाबाश, हेक्सोस शुगर का एग्जांपल है, ये हुआ, फ्रक्टोज हुआ, टेट्रोज का हो जाएगा इरिथ्रोज, ट्राइओज का हो जाएगा ग्लिसरीड, ग्लिसरल डिहाइड,
पेंटोज का हो जाएगा आपका राइबोज शुगर जो होती है। चलिए बहुत अच्छे, यहां तक तो आप अच्छे से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल ऑफ पेंटोज शुगर। एग्जाम्पल ऑफ पेंटोज शुगर, क्या कहा गया आपसे? आपसे एग्जाम्पल ऑफ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का उदाहरण पूछा गया है। पेंटोज शर्करा का आपसे उदाहरण पूछा गया है, ठीक है ना बेटा? केमिस्ट्री हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ो। कितने अच्छे से मैंने सब समझाई है। अरिथ्रोज, आप उसको थोड़ा समय दो। अरिथ्रोज, बी हो जाएगा आपका गैलेक्टोज, 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 सी हो जाएगा साथियों राइबोज, राइबोज। पेंटोज शुगर का उदाहरण पूछा है आपसे, राइबोज, और डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। आप आंसर देंगे पेंटोज शुगर मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, पेंटोज शुगर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। हाँ बेटा करते रहो, रिवीजन करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। देखना फिजिक्स केमिस्ट्री बाबू। हाँ अभी मैंने आपको एक बात नहीं बताई, अभी कुछ दिन पहले कोंकण रेलवे है ना, जैसे आपके बाकी जोन से इसी तरह कोंकण रेलवे आपने सुना होगा, कोंकण रेलवे। तो वहां पे स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ था। स्टेशन मास्टर जो होते हैं, काफी बड़ा एग्जाम होता है, स्टेशन मास्टर भी अच्छी पोस्ट होती है। तो बाबू ये समझ लो कि जितना पढ़ाया है ना सब कुछ उसी में से आया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बच्चे की ही बात बता रहा हूं मैं। उनका मेरे पास वो आया था, क्या नाम है, मेल आया था। तो जब स्टेशन मास्टर वो भी रेलवे का एग्जाम है, तो ये समझ लो इसका पढ़ाया हुआ नहीं आएगा क्या? 100% आएगा, बस आप रिवीजन रखो, याद रखना, ठीक है ना? चलिए ये समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल तो मैंने बताया नहीं। ये होता है राइबोज, इसका एग्जांपल क्या होता है पेंटोज शुगर का? राइबोज। राइबोज आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए होता है ना हमारा आरएनए, उसमें जो श्रृंखला बनती है वो यहां, ठीक है ओके। तो यहां से राइबोज शुगर, ये एक तरीके के जो डीएनए आरएनए होता है ना, शुगर जो होती है उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आता है। कभी कभी दिमाग में जब मैं डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो डीएनए और आरएनए होता है उसके लिए भाई डीएनए आरएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। जैसे ये कोई वो हो, जैसे सीडी नहीं होती है तो सीडी के लिए स्ट्रक्चर है मेन, तो बोले ये स्ट्रक्चर किसका होता है? तो हम कहेंगे शुगर फॉस्फेट का होता है। तो शुगर, और तुरंत शुगर समझते हैं आपको आ जाना चाहिए कि यार शुगर मतलब हमने पढ़ा था, हमने पॉलीसैकेराइड पढ़े थे, पॉलीसैकेराइड में हमने स्ट्रक्चर वाले पढ़े थे, और स्ट्रक्चर में हमने सेल्यूलोज पढ़ा था और काइटिन पढ़ा था। तो इसका मतलब ये भी शुगर होती है, तो इसका मतलब ये जो है स्ट्रक्चर में भी काम आती है, ठीक है ना? बिल्कुल सही, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वॉटसन एंड क्रिक। तो चलो ये 10 क्वेश्चन हो गए उसके, क्या नाम है, बायो के, ठीक है। 10 क्वेश्चन कर लेते हैं फिजिक्स के। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष, अब मिक्स क्वेश्चन है ना बेटा, डेट डल गई है, सुनवाई की डेट आएगी, यूपी पुलिस पे, परेशान मत होइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर डैश किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाता है 9.46 इंटू 10 की पावर 10 किलोमीटर। बी आ जाता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। सी आ जाता है 9 नहीं कहूं 8.4 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। और डी ऑप्शन आ जाता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। 1 प्रकाश वर्ष, बिल्कुल सही। अब हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ये किताब है, ठीक है। ये किताब में लगभग कितने क्वेश्चन बता रहे हैं ये लोग? लगभग 3102 क्वेश्चन बता रहे हैं, और यह 2700-2800 क्वेश्चन हैं। ये पूरी कर लो, ये भी बहुत आपके लिए, लेकिन ये हिंदी में है, इसमें कमी एक ही है
ये जो किताब है हिंदी में, क्वेश्चन तो इसमें 2700-2800 है। चलिए गुड, बिल्कुल सही। देखो बाबू, जो लाइट ईयर होती है ना, अगर आप उसे मीटर में करोगे, लाइट ईयर, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष। तो देखो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसे, अब ये प्रकाश 365 दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। प्रकाश की चाल से, मान लो आप एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो और उस मोटरसाइकिल पे बैठ के आप जब एक साल सफर करोगे और उस मोटरसाइकिल की स्पीड होगी इतनी, तो पूछा है आप कितनी दूरी तय करोगे। तो याद रखना बच्चा, जो प्रकाश वर्ष होता है, यहां पे कभी कभी इंसान वर्ष से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये समय की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? समय की यूनिट है। ठीक है, अरे ज्यादा आप ब्लॉक मत करो किसी को। ठीक है, समय की यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष समय की मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसकी यूनिट है? ये दूरी की यूनिट है, डिस्टेंस की। याद रखना, प्रकाश की चाल से एक साल तक अगर आप सफर करोगे तो आप 9.46 × 10⁻15 मीटर, कितने मीटर चलोगे? क्योंकि भाई हम तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं लाइट की स्पीड को भी। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलोगे तो जाहिर सी बात है आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, मतलब 10⁻3। जब 10⁻3 आप इसमें से घटा दोगे तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻12 किलोमीटर। मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? 10.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? शाबाश, बहुत अच्छे। तो याद रखिएगा, लाइट ईयर दूरी की यूनिट है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। प्रकाश की चाल से एक साल तक जो आप दूरी तय करोगे। दूसरा, हाँ सबके लिए बेटा जनरल साइंस सब में आती है। और डिस्टेंस मीटर में 10⁻15 हो जाएगा, 10⁻15, और किलोमीटर में 10⁻12। कभी कभी वो लोग इस तरीके से क्या कर देते हैं? कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है, मात्रक है। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की यूनिट आपसे पूछी है। A फॉर हर्ट्ज, हर्ट्ज HERTZ, B फॉर वोल्ट, V फॉर वोल्ट, C फॉर वॉट, वाट लग गई उसमें इतनी, किसी की वाट लग गई न्यूटन, एंड। ठीक है, अब आप बताएंगे शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक, शक्ति माने पावर, पावर मतलब एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब वर्क को अगर आप जूल्स में लोगे, टाइम को सेकंड में लोगे, तो जूल पर सेकंड, जिसे आप शॉर्ट में क्या कर दोगे? वॉट। वॉट लग गई, उसमें इतनी शक्ति थी कि भारत की शक्ति से पाकिस्तान की वाट लग गई। भारत की पावर देख के पाकिस्तान की वाट लग गई। याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाट। बात आती है हर्ट्ज, हर्ट्ज। अब मान लो कोई व्यक्ति आपको बार बार गाली देगा, बार बार कोई काम होता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंटली कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी की गाली देने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर किसी की गाली देने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आपको क्या होगा? हार्ट। आपको क्या हो जाएगा? हार्ट। याद कर लो तुरंत, कोई आपको गाली देगा, गंदी बात बोलेगा तो आप हर्ट हो जाओगे। फ्रीक्वेंसी, कोई बात नहीं, तुरंत याद हो गया। उसके बाद में आ जाता है वोल्ट। तुरंत यार 12 वोल्ट की बैटरी ले आओ, 12 वोल्ट की बैटरी ले आओ, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये तो साफ याद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट न्यूटन। तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो हमारा वजन होता है, एक्चुअल में जो हमारा वेट होता है, जैसे मेरा वेट 60 kg मान लो, तो वो होता है किसमें? न्यूटन में। ठीक है, लेकिन हम लिखता किसमें? केजी में। तो बच्चा ये इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स की, कि कितने न्यूटन फोर्स लगाया? 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। समझ में आ रहा है ना? यूनिट्स को इसी तरह याद कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 13,
1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू डैश, 1 नैनोमीटर इक्वल टू डैश। ऑप्शन नंबर 1 है 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, बी 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, सी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और डी हो जाएगा बाबूजी 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। आंसर बताइए इसका, आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर है यहां पे, आप लोग जल्दबाजी बहुत करते हो। आंसर सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में है, यही तो दिक्कत है। मैंने तो किलोमीटर मीटर में तो आंसर दिया ही नहीं है, किलोमीटर मीटर में तो आंसर दिया ही नहीं है, सेंटीमीटर में आंसर है। आप लोग गलत कर रहे हो। तो देखो बेटा 1 नैनोमीटर होते हैं 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर। जबकि आपका आंसर किसमें है? सेंटीमीटर में। तो आपको मीटर को किसमें बदलना होगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10 की पावर 2। तो आपको 10 की पावर 2 की क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई, माइनस प्लस, भाई सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 9 में से 2 गए 7, और साइन किसका आता है? जो बड़ा होता है। तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला। क्लियर? आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला। कोई दिक्कत? 10 की पावर -7, बहुत अच्छी। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। इस तरीके से यूनिट्स को बदलना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है। एम्पियर, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ डैश, यूनिट ऑफ डैश। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ डैश। एम्पियर डैश मापने की इकाई है। एम्पियर डैश मापने की इकाई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाता है बच्चा जी, वोल्टेज, वोल्टेज VOLTAGE, बी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। सी आ जाता है आपके पास ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध। और डी आ जाता है पावर, पावर, वाट, पावर। ठीक है बच्चा। एम्पियर में आप किसको नापते हो? तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर देखो, इनके आपको पता है वोल्टेज, वोल्टेज में क्या ना, वोल्टेज किसमें नापे जाते हैं? वोल्ट में, अभी बताया था। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस किसमें नापा जाता है? ओम, ओम यूनिट होती है ना, इस तरीके से ओमेगा का साइन बना देते हैं। पावर अभी बताया था वॉट। तो जब आपको आंसर नहीं भी आता हो तो आप क्या किया कीजिए? ऑप्शन से एलिमिनेट किया कीजिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। बेटा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ओम में नापते हैं। ठीक है, ओम। ओके। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और इसके नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एम मीटर। इसकी ट्रिक कर लो छोटी सी। मेरे घर में मीटर, IM मीटर, मतलब मेरा घर मीटर वाला है, मतलब बिजली नापने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए मेरे घर में मीटर लगा हुआ है, एम मीटर। याद है ना? एम्पियर में जो करंट नापता है, जो मेजर करता है, वो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एम मीटर। तो वहां से याद हो जाएगा मेरे घर में मीटर, IM मीटर। भैया मेरे घर में मीटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस नहीं पकड़ेगी, बिजली विभाग वाले नहीं पकड़ेंगे। ठीक है ना? इस तरह से आप इसको याद कर लो। शाबाश। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास 15। क्वेश्चन नंबर 15, मार्कर चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, वन पारसेक इज इक्वल टू डैश प्रकाश वर्ष, डैश 1 प्रकाश वन। 1 पारसेक इक्वल टू डैश लाइट ईयर। कितनी लाइट ईयर? एक प्रकाश, एक पारसेक में कितनी लाइट ईयर होती है? 1 पारसेक इक्वल टू 1 पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड होती है।
ये इसमें कोण वोण बना के इसमें निकाला जाता है, वो अलग चीज है। ऑप्शन नंबर इसका ए होता है। हाँ 4.25 लाइट ईयर, एल वाई माने लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, सी हो जाता है आपका 3 लाइट ईयर और डी हो जाता है 4 लाइट ईयर। सबसे बड़ी इकाई होती है पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, पैरालैक्टिक सेकंड। तो जो पारसेक होता है ये दूरी मापने की इकाई होती है। कहने का मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से लगभग 3.26 साल चलोगे, 3 साल और 3 महीने के लगभग जब आप लगातार लाइट की स्पीड से चलोगे, एल वाई माने लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, तो आप कितनी दूर तय कर पाओगे? 1 पारसेक के बराबर दूरी तय कर पाओगे। जिसे अगर आप सिंपल इसमें अगर आपको इसको किलोमीटर मीटर में निकालना हो तो भैया जितनी लाइट ईयर 1 साल में करती है उसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, शाबाश। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर आपके सेटों में दिखाई देंगे, क्योंकि एएलपी और ग्रुप डी एक सेट में तो होगा नहीं, कई दिन चलेंगे और जितने दिन चलेंगे उतने दिन क्वेश्चंस आपको अलग अलग दिखाई देंगे। बहुत अच्छे। चलिए अब आपके सामने मैं क्वेश्चन मिलान का कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16। एक तरफ मैं आपको कुछ फिजिकल यूनिट्स दे रहा हूं और दूसरी तरफ उनकी तो आपको उनका बताना है आंसर। त्वरण, त्वरण माने एक्सीलरेशन। अगर आप पे आता है तो आप फटाफट इनके आंसर सामने लिख लीजिए। बल, बल माने फोर्स, सी आवेग इंपल्स, और डी हो जाएगा आपका ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, ये हो जाएगा आपका आवेग। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपल्स हो जाएगा न्यूटन सेकंड, ठीक है, न्यूटन सेकंड। और भैया ऊर्जा हो जाएगा आपका जूल, ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी? जूल, JOULE। इसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच है, या ये सारे के सारे करेक्टली मैच है या नहीं है, जल्दी आपको बताना है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। ये सारे के सारे इंपल्स होती है कि जो आपने फोर्स लगाया वो कितनी देर तक लगाया। I इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, जिस बल का आपने प्रयोग किया वो कितने समय तक किया। इंपल्स न्यूटन सेकंड, बिल्कुल सही है। त्वरण एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम सही है। ऊर्जा जूल में, कोई रोकने वाला नहीं है, और ये भी सही है, क्योंकि मैंने बल को न्यूटन में ना लिख के, तो आपको याद होना चाहिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को किस में लिखते हैं? केजी में। एक्सीलरेशन को किस में लिखते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसको मैं न्यूटन लिख दूं तो भी बात बराबर है, और इसको मैं सिंपल थोड़ा खोल के लिख दूं तो ऑल आर करेक्ट। ये सारे के सारे एकदम करेक्ट हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे एकदम करेक्ट है। मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं। क्वेश्चन बनाने वाला तो आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा, वो आपको सीधी उंगली से घी निकालने कैसे देगा? वो तो भैया टेढ़ी उंगली करवाएगा आपसे, वो जानेगा कि बच्चा पढ़ा है नहीं लिखा, रटा तो नहीं है उसने, तो रटने वाली बात नहीं आनी चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, बहुत अच्छे। चलिए देखो कितना अच्छा है, इसको भी लिख लेते हैं। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू डैश मिलीमीटर, मिलीमीटर में चेंज करना है। 1 माइक्रोन बराबर डैश मिलीमीटर, गेट बंद कर दे भैया। ऑप्शन नंबर ए 1/10 मिलीमीटर,
ऑप्शन नंबर बी 1/100 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर, डी 1/10,000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन किसके बराबर है? एक माइक्रोन किसके बराबर है? शाबाश। एक माइक्रोन किसके बराबर है? बहुत अच्छे, तो निकाल लो भैया। 1 माइक्रोन मीटर में निकाल लो। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है, सही होना में? 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। भैया मीटर को जब आप किलो मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिली, यही होता है ना वो सिस्टम। तो भैया मीटर और मिलीमीटर में 10,000 का अंतर होता है, तो आप क्या करोगे? 1000 से गुणा करोगे, मतलब 10⁻3 माइनस प्लस माइनस 10⁻⁻3 मिलीमीटर, और -3 मतलब 1/1000 मिलीमीटर। क्या मैं सही हूं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चा? भाई मीटर होता है 1 माइक्रोन, आपको जैसे नैनोमीटर वाला हमने सॉल्व किया था, जैसे हाँ आप ऐसे लिख सकते हो इसको 0.001 मिलीमीटर, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर में आपको इस तरह से दे रखा था तो आपको लिखना भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना? शाबाश, वेरी गुड। क्लियर हो गया ना ये चीज? भाई मीटर से बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिली, माइक्रोन, पिकोमीटर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब फिजिक्स का बेस होता है, और ये तो हमारी डेली लाइफ की भी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसमें भी आप कर लोगे। चलिए इसको कर लेंगे। अब आप बताओगे ABCD डेसिबल, डेसिबल कि इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है। डेसिबल, बी आ जाएगा हॉर्स पावर, हॉर्स 3 मील, और डी होता है भैया जी सेल्सियस, जैसे उसमें होता है ना सेल्सियस, सेल्सियस। तो बाबू डेसिबल पूछा है, कहा है इन्होंने ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता। हॉर्स पावर इसका कहा है इन्होंने शक्ति, पावर की इकाई, शक्ति। समुद्री मील का कहा है नौ संचालन, नौ संचालन मतलब नेवी के संचालन में, ठीक है। और सेल्सियस को कहा इन्होंने ऊष्मा, हीट। अब आप बताओगे इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? हाँ नेविगेशन, नेविगेशन, और नेविगेशन भी कौन सा? सी नेविगेशन कर लो इसको, समुद्री नेविगेशन। अब आप आंसर बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो बच्चा देखो डेसिबल तो आपको पता है कि डेसिबल में हम लाउडनेस ऑफ साउंड नापते हैं, ये बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वॉट। अगर 746 वॉट की आप शक्ति लगा रहे हो तो उसे आप कितना कहोगे? 1 HP। तो हॉर्स पावर, पावर, शक्ति, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉटिकल मील, समुद्र में जो नौ संचालन होता है, सी नेविगेशन होता है, उसमें भी बिल्कुल सही है, नॉटिकल मील होता है, समुद्री मील होता है। एक बच गया आपका सेल्सियस। तो बाबू सेल्सियस में आप तापमान नापते हो, टेम्परेचर। सेल्सियस में आप क्या नापते हो? टेम्परेचर। ऊष्मा की तो कैलोरी होती है, हीट की इकाई क्या होती है? कैलोरी। हीट एक एनर्जी है, जूल होती है, कैलोरी होती है। हीट की इकाई क्या होती है? जूल होती है या कैलोरी होती है। तो डी आपका इनकरेक्ट है, डी आपका रॉन्ग है, ये वाला इनकरेक्ट है। सेल्सियस तापमान, टेम्परेचर। ऊष्मा बाबू, ऊष्मा एनर्जी है, हीट है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था। हीट मतलब जूल, जूल या कैलोरी। और ये कहां पे, यहाँ पे क्या लिख रखा है? सेल्सियस। कभी आपने एनर्जी को सेल्सियस में नापा था? बिल्कुल नहीं नापा था। एग्जैक्टली बात, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, जय श्री राम। ठीक है जी,
एक पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, यही कहा गया है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, ठीक है। 1 पिकोग्राम, ठीक है, 1 पिकोग्राम। तो बेटा एक ऑप्शन है 10⁻⁻6 ग्राम, बी ऑप्शन है 10⁻⁹ ग्राम, सी ऑप्शन है 10⁻12 ग्राम और डी ऑप्शन है 10⁻3 ग्राम। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, खूब तरक्की करो, गुड 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 गुड। बेटा ये तो बाबू हमारा हो जाता है माइक्रोग्राम, माइक्रोन बोलते हैं इसे, माइक्रोग्राम। ये 10⁻⁹ को नैनो कहते हैं, नैनोग्राम। 10⁻12 को पीको कहते हैं बाबू, पीकोग्राम। और 10⁻3 को मिली। तो ये मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, ये मैंने लिखवाई हुई है यूनिट्स, तो आप इन्हें प्लीज आप मतलब इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 10⁻12 को कहते हैं पीको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, 10⁻12 ग्राम, पीकोग्राम। आपस में लड़िए मत, सिर्फ पढ़िए, पढ़ने के मकसद से, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत सारे, और अगर आप पढ़ने पे ध्यान नहीं देंगे, लड़ने पे ध्यान देंगे, तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। 1 बैरल, जो ऑयल का 1 बैरल होता है ना, कहते हैं कि 1 बैरल तेल, कि 1 बैरल तेल की कीमत इतनी हो गई, नापते हैं ना, 1 बैरल इक्वल टू डैश लीटर, ये सब लिखवाया है। तेल के 1 बैरल की कितने लीटर होते हैं, तेल के 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, ए 131, 131, बी 159, सी 179, डी 201। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 159 लीटर, एक्चुअल में जो वैल्यू होती है 158.9873 लीटर, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख देते हैं, 159 लीटर। तो जो तेल की 1 बैरल की आज $50 की हो गई या $10 की हो गई, घटते बढ़ते रहते हैं ना, आपने अखबार में देखा होगा, टीवी पे सुना होगा, तो आप उसको याद कर लीजिए, 158.9873 और लगभग 159 लीटर तेल, मतलब 1 बैरल, ठीक है। चाहे 500 रुपए का हो, चाहे वो 1000 रुपए का हो। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। इसमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, अच्छा सा, इसको और देख लेते हैं। क्यू सेक, इसमें भी आपको इनकरेक्ट बतानी है। बी बाइट, सी रिक्टर, डी बार। क्यूसेक प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एक्सेट्रा, रेट ऑफ फ्लो। बाइट हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी। रिक्टर हो जाता है अर्थक्वेक इंटेंसिटी, अर्थक्वेक से संबंधित, भूकंप से संबंधित, भूकंप आदि से संबंधित। बार हो जाती है फोर्स, बल। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है उसका करेक्ट भी बताइए, जो इनकरेक्ट है उसका करेक्ट भी बताइए। शाबाश, जो इनकरेक्ट है उसका करेक्ट भी बताइए। बहुत अच्छे। तो देखो, क्यूसेक प्रवाह की दर कि इतने लीटर क्यूसेक, इतने क्यूसेक वाटर फ्लो हो गया। बाइट कंप्यूटर की मेमोरी, बिल्कुल सही। रिक्टर अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल पे नापते हैं, और एक मर्केली। और बार, बार माने होता है
कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो हवा का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, तो बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। किसकी इकाई है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और फोर्स का होता है न्यूटन। जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी इकाई क्या होती है? बार। ठीक है भैया, तो ये इसमें ये इनकरेक्टली है बार, बाकी ये तीनों सही है। तो ये हो गए आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस। अब आप चाहें तो बताइए केमिस्ट्री के भी करा देता हूं 10 क्वेश्चन में। सोचे तो 60 का था, लेकिन मुझे लगता है 60 ज्यादा हो जाएगा। फटाफट शेयर किया था, चलिए बताइए 20 क्वेश्चन में से किस किस के कितने हैं? गुड, बस वेरी गुड। बफरिंग चली जाएगी, रुक जाओ। अब बताइए, अब बताइए आप लोग केमिस्ट्री करा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने का ए, बी चिली सॉल्ट पिटर, चिली सॉल्ट पिटर, चिली पिटर, बहुत अच्छे। सी सोडा ऐश, सोडा ऐश, सोडा ऐश। तो बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, चिली सॉल्ट पीटर हो गया, सोडियम की खान होती है, ये और होती है NO, NaB हो गया, CO। बताइए 1 सेकंड में इनकरेक्ट बताइए बच्चा, उसी से क्वेश्चन करा रहा हूं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अरे यार बफरिंग ने मेरा घंटे से फिर क्या आग लग, चल जा, चलो चल जाएगा, थोड़ा वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूं बाबू। अभी इंपॉर्टेंट देखो, अभी मैंने मात्रक लिए, इधर इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा। चलिए बताइए, क्या आग लग गई इसमें, इसे चला दे भगवान जी। चलो कोई बात नहीं, दिख जाएगा दिख जाएगा, ठीक है दिख जाएगा, ओके। आवाज आ रही, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, सोडा है, ठीक है। वाह, चला आया, दिखाई दिया कुछ? कमेंट तो आई नहीं रही, अभी बफरिंग कर रहा है, इसका मतलब अभी बफरिंग कर रहा है, बहुत ही बदतमीज हो गया नेटवर्क। आ रहा है अब कुछ? कमेंट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मुझे कमेंट दिखाई देंगी तो कुछ दिखे। हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। तो बाबू देखो Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O ये हो जाता है वॉशिंग सोडा, ये हो जाता है वॉशिंग सोडा। लेकिन अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूं पानी के मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हटा देता हूं, तब ये बच, ठीक है ना? अब सही है ना? अब सही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे 10H2O लगा देता हूं बाबू, तो ये हो जाता है वॉशिंग सोडा, ये क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा। लेकिन अगर मैं इन्हें हटा देता हूं तब ये होता है सोडा एस। तो आपका सी वाला ऑप्शन गलत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भगवान 8 क्वेश्चन और करवा दे बस, इज्जत हो जाएगी, इज्जत रह जाएगी 30 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए आगे आते हैं।
आगे आ जाता है कास्टिक सोडा, CaUSTic, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। डी आ जाता है धोबन सोडा, धोबन सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सी आ जाता है इसमें आपका कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश। और डी आ जाता है बच्चा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। CaOCl2, कास्टिक पोटास हो जाती है आपकी KOH, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, कास्टिक सोडा ये हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। बताइए कौन सा इसका वो है? बताइए, जल्दी बताइए। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? फिर से देख लो। धोबन सोडा Na2CO3.10H2O, कास्टिक सोडा CaOH का होल ट्वाइस, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कौन सा इसमें से गलत है? तो बिल्कुल सही है। कास्टिक ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि जहां भी एक कास्टिक वर्ड आ जाता है वहां पे सोडियम का होना तो जरूरी है। जहां भी कास्टिक शब्द आ जाता है तो NaOH, इसका एक्चुअल क्या हो जाएगा? NaOH। अब ये सारे सही है, पहले ये इनकरेक्ट था। जहां भी कास्टिक देखो इसमें आया तो ये सर इसमें आ गया कास्टिक, तो बेटा इसमें पोटास भी तो है। ठीक है, तो वहां से आप सोडियम वाला समझ लीजिएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। धोबन सोडा Na2CO3.10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और कास्टिक पोटास KOH। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके हो गए। आवाज मत कीजिए, मना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, जिप्सम, ऑप्शन नंबर ए है जिप्सम। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लर्न करा रहा हूं, जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाह। ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर, तो चलो इसको छोड़ो। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस ही है ना, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, हंसी वाली गैस, लाफिंग गैस। ऑप्शन नंबर डी है गैलेना, गैलेना, गैलेना। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है, फटाफट बताइए। दिखाई तो दे रहा है ना सारा कुछ? Cu नहीं होता बेटा, CaSO4 होता है, Cu नहीं होता। Cu तो कॉपर में पहुंच जाओगे आप। इसमें कौन सा गलत है? इसमें कौन सा गलत है?
शाबाश, बहुत अच्छे। कुछ लगा इसमें कौन सा गलत है? कोई सा तो इसमें गलत लगा ही होगा। पीओपी नहीं दिख रहा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा। बिल्कुल सही, लाफिंग गैस गलत है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस का सही सूत्र है ये N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ना कि NO2। तो सी वाला गलत है, NO2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड। जबकि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा, हेमी माने आधा। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी सही है। इसको गर्म करते हैं तो आधा पानी, डेढ़ पानी उड़ जाता है, 1.5, इतना बचता है। लाफिंग गैस N2O और गैलेना, लेड, लेड होती है ना, लेड, जिसे आप हिंदी में सीसा बोलते हो, सल्फर के साथ मिक्स होके उसकी ओर होती है, ओर, अयस्क। तो ये बिल्कुल सही है। अब ये चारों सही है। पहले सी वाला रॉन्ग था क्योंकि लाफिंग गैस का फॉर्मूला गलत था। लाफिंग गैस होती है N2O। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से हो गया। सारे फॉर्मूले जितने आज के हैं उतने इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा मत भागना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ठीक है, H2SO4। बी है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, अम्लराज, अम्लराज, HCl HNO3, 1:3। सही गलत बताना है कौन सा है। इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी, वाटर गैस, वाटर गैस, जिसे हम जल गैस भी कह सकते हैं, जल गैस। तो वाटर गैस हो जाएगा CO+H2। ऑप्शन नंबर डी आ जाता है बॉक्साइट, बॉक्साइट, BAUXIT, बॉक्साइट, बॉक्साइट, Al2O3, Al2O3.2H2, मतलब एल्यूमिनियम। बहुत सही। अब बताइए, अब बताइए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। ऑल तो करेक्ट नहीं है, प्रवीर, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे। बी वाला गलत है। ये तो सही है कि एक्वारेजिया HCl सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। सल्फ्यूरिक, वो सल्फ्यूरिक कह रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिक्सचर होता है। लेकिन ये गलत है कि 1:3 होता है, क्योंकि 3:1 होता है। HCl के 3 भाग, HNO3 के 1 भाग, ठीक है, ये गलत था। अब ये सारे के सारे सही है। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, H2SO4 बैटरी वगैरह में भी इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वाटर गैस, इसको सब में किंग भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वाटर गैस बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, पानी में हाइड्रोजन होती है ना, याद दिलाया था मैंने। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा बॉक्साइट से पाया जाता है, Al2O3.2H2। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल सही। 25 5 और बचेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में 4-4 फॉर्मूले निकल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन कम कर रहे हो लेकिन ज्यादा ऑप्शन से ज्यादा कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर डी पूछ लेते हैं। एक सेकेंड। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी पूछ लेते हैं। भारी जल, भारी जल, हैवी वाटर,
हैवी वाटर। ऑप्शन नंबर डी पूछ लेते हैं आपसे। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, फिर वो उत्पादक गैस भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो अब इसको लिख लेते हैं, CO प्लस N2, भारी जल D2O, क्विक सिल्वर AgCl, ड्राई आइस CO2। बताइए आंसर्स, आंसर्स बताइए बच्चा जी, क्या होगा? शाबाश बच्चा जी, बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग। 4 क्वेश्चन और हैं, परेशान मत होना, कोई बात नहीं। आप लोग है ना जो नए हैं चैनल पे, जिसने आज पहली बार है, तो परिवार का सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए। क्लर्क की भी स्टार्ट करेंगे, हिंदी की टेंशन मत लीजिए, कुछ दिन रुकिए, उसको वीडियो के साथ लेंगे, जब यूपीएसआई के साथ लेंगे उसको। और एक आप शेयर जरूर कर दिया कीजिए, आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, उसमें आपका क्या जा रहा है? मुझे कुछ मिलता नहीं है उससे, कहीं उससे चिढ़ते हैं। ठीक है, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, अभी जो मेरे मुंह से निकली, अगर मैं इसको कंडेंस कर लूं, बिल्कुल ठोस बना लूं, तो ये बर्फ की तरह दिखाई देगी, व्हाइट। डीजे पे था ना सात समुद्र पार, जो वहां पे व्हाइट व्हाइट जो धुआं सा उठता है, वो ड्राई आइस ही होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्विक सिल्वर बिल्कुल ही गलत है। क्विक सिल्वर आपको याद होना चाहिए, मरकरी, मरकरी को क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। जो मरकरी होती है ना, पारा, पारा को क्विक सिल्वर बोलते हैं, Hg। ठीक है, क्विक सिल्वर, पारा। हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर खाना पकाते हैं नाइट्रोजन की मदद से पेड़ पौधे, CON2, पानी COH2, जल गैस। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और ये हमेशा आते हैं, क्लियर है? हाँ, क्विक सिल्वर Hg, याद रखिएगा इस बात को। हॉर्न सिल्वर बोलते हैं AgCl को, वो बात सही कह रहे थे आप। क्वेश्चन नंबर 26, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं AgCl को। चलिए, ए मार्श गैस, मार्श गैस, मार्श गैस भी ऑप्शन आ जाता है। गैमेक्सिन, चूहे मार दवा भी होती है, जहर होता है एक तरीके का। गैमेक्सिन गेहूं वगैरह में लगाते थे पहले, जिससे गेहूं में सुरैली ना लगे, जिसे सुरसी भी बोलते हैं। गैमेक्सिन, फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस होती है, फॉस्जीन। और डी हो जाता है आपका सिरका, सिरका करते हैं ना, एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड। चलिए, मार्स गैस CH4, गैमेक्सिन C6H6, क्लोरीन का भी 6। उसमें अजीब सी बदबू आती है ना, गैमेक्सिन जहर जो होता है क्लोरीन से होती है। फॉस्जीन हो जाएगा आपका COCl2, COCl2। सिरका C2H5OH। बताइए, अब बताइए, जल्दी बताइए, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? एक इसमें से इनकरेक्ट लग रहा है। शाबाश, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी लोग। ऑल राइट तो नहीं है बच्चा, ऑल राइट कैसे हो जाएंगे? मैं इनकरेक्ट पूछ रहा हूं। ये कह रहा है देखकर क्यों पढ़ा रहा है बच्चा, क्वेश्चन क्या मैं अपने दिमाग में छाप कर लेके आऊं? हैं, अजीब बात करते हो तुम, कहां से आ जाते हो, मेरी आज तक समझ में नहीं आई। अरे क्वेश्चन ही तो लिखूंगा मैं, मत पढ़ो तो भी नहीं पढ़ना तो। मार्स गैस क्यों कहते हैं? दलदली क्षेत्रों से निकलती है, दलदली क्षेत्रों से निकलती है मार्स गैस। CH4, बहुत अच्छे। गैमेक्सिन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 6 गैमेक्सिन। और अगर किसी ने खाली 6 बज जाते हैं उसके, निकल लेता है, ठीक है, दिन छिप जाता है उसका। फॉस्जीन बिल्कुल सही है, COCl2, COCl2 बिल्कुल सही। सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH,
क्योंकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ाए थे कार्बन वाले चैप्टर में, तो जो OH होता है ये तो एल्कोहल का होता है, जबकि यहाँ पे एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहीं से याद हो जाना चाहिए था यार ये तो एल्कोहल है, ये तो एल्कोहल है, इथेनॉल बोलते हैं जिसे आप, है ना, तो ये हो जाएगा CH3COOH। और जो कह रहे हैं किताब से देखे उन्हें मेरी एक सलाह है, तुम किताब मत पढ़ना, ठीक है, किताब छोड़ दो, बिना किताब के पढ़ो, ऐसे बैठ जाओ और पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, और अब आ जाता है आपका यूरिया, यूरिया बी आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी पायरीन, ये थोड़े आपको इसमें से कम पता होगा ना, डी ग्रेप जूस, ग्रेप जूस, अंगूर का रस, अंगूर रस, ठीक है, यूरिया NH2CO NH2, आयोडोफॉर्म CHI3, ये ऐसे होते हैं जिसको आप ज्यादातर 27 तीन और रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो तीन और रह गए, हाँ पीकॉक है, और पता है पीकॉक बोलने से बोलूंगा नहीं, बहुत गर्मी पड़ रही है लेकिन उधर से बादल आ रहा है खेतों की तरफ से, भगवान करे पीकॉक का बोलना, इतनी बारिश पड़े जबरदस्त, बहुत गर्मी है इधर, तुम समझ नहीं सकते हो, जैसे दौड़ने के बाद में मेरा हो जाता था ना, देखियो मेरा पूरी किताब भी भीग गई, किताब के लपूचड़े से हट गए उसके जो वाइट वाइट पेज होते हैं, देख रहे हो, इतना तो ऐसा होता है जैसे दौड़ के आया हूं, ठीक है, बताइए आगे, इसका बताइए आप लोग, तो देखो यूरिया NH2CO NH2 बिल्कुल सही है, NH2CO NH2, ठीक है, अमोनिया से बनता है, बिल्कुल सही है, आयोडोफॉर्म CHI3 ये भी बिल्कुल सही है, पायरीन CCl4 आग बुझाने के काम आती है ये, ठीक है, ये भी ठीक है, ग्रेप जूस कल मैंने कुछ बताया था आपको, ग्रेप जूस अंगूर के रस से डायरेक्ट क्या मिलता था आपको, पके हुए अंगूर से ग्लूकोज C6H12O6, क्वेश्चंस की PDF नहीं मिलेगी, C6H12O6 है ना, बिल्कुल सही, मोर तो यहाँ पे बहुत है हमारे यहाँ पे, एक तो सुबह सुबह मच्छरदानी छत पे से हटाते हैं तभी आ जाता है, वो डांस भी करता है, किसी दिन डांस करते हुए की तो मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, चलो ये तो हो गए बहुत सारे हमारे, ये तो हो गए, अब क्या क्या करते हैं इसमें से, और ले लेते हैं कुछ, फॉर्मूले बता देना मुझे, फॉर्मूले बता देना, देखो कितनी नेचुरल एनवायरनमेंट में तुम पढ़ रहे हो, एल्केन, ये क्वेश्चन भी आता है, आपने केमिस्ट्री वाले में देखे होंगे जो मैंने PDF सेंड किया था, एल्कीन, एल्कीन, फॉर्मूले बता दो, यहां से कुछ तो आएगा आप पे, सी एल्काइन, 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 डी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो, एल्कीन CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-2 और CxH2OY, फटाफट बताइए फॉर्मूला कौन सा गलत है। हाँ बेटा मोर की आवाज आएंगी क्योंकि ये सब आसपास खेत है घर के, मोर बहुत है हमारे। एक तो जब सुबह मैं ऊपर छत पे सोता हूँ, मच्छरदानी लगी होती है ना खाट के पास, वहीं आ गए वो अपना पूरा वो मोर वोर बता डांस करने लगता है वो, बताओ ना इसमें
नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ने का और ज्यादा दुगना मजा आता है। शाबाश बेटा, एल्केन का सही है बिल्कुल। एल्केन सिंगल बॉन्ड, याद है ना। एल्कीन डबल बॉन्ड ये गलत है, यहां -2 नहीं आएगा, सिर्फ CnH2n आएगा। फिर घटेंगे नीचे आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2 एल्काइन। बाकी कार्बोहाइड्रेट का भी बताया था, मोनोसेकेराइड बिल्कुल सही है। तो 28 का क्या जाएगा बाबू, बी। बी इनकरेक्ट था क्योंकि यहाँ पे H2n आएगा। 29 और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन। कैसे कुछ मजा आ रहा है ना, जब बादल आ जाते हैं ना ज्यादा तो इसको और मस्ती आ जाती है, मैंने कब सुना है, दादी जी बताती है। क्वेश्चन नंबर 29। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए कुछ फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं, उनका आपको बताना होगा। एल्कोहल, भगवान वो ना हो, हवा ना आए, बारिश आए वरना हवा ले जाएगी इसको उड़ा के। एल्कोहल OH गलत बताना है आपको। एल्डिहाइड, COOH, C। कीटोन और D क्लोरो। फंक्शनल ग्रुप याद है ना, फंक्शनल ग्रुप क्लोरो। बताइए क्या आंसर, कौन सा गलत है इसमें, कौन सा गलत है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एल्कोहल ठीक है OH, लेकिन ये एल्डिहाइड गलत है। एल्डिहाइड के पीछे पता था ना आपको क्या लग जाता था, अल, मीथेनल, इथेनल, ये वाला जो होता था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि इसका ग्रुप क्या होता है, CHO। CH आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी या तो CHO ग्रुप जुड़ा होता है या कार्बन ये कीटोनिक ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में भी ये एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जुड़े होते हैं। इसी की वजह से जो मैं बोला था ना, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी की वजह से होता है। ठीक है बच्चा, बाकी क्लोरो ठीक है, बाकी कीटोन भी ठीक है, C के साथ डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड अब ठीक हो गया, और OH तो ठीक था ही। चलो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 एक नेमिंग दे देता हूं आपको, एक नेमिंग दे देता हूं। ठीक है, नेमिंग करना, ठीक है, एक नेमिंग करना। ओके, इसकी नेमिंग करके बताना, मैंने पढ़ा रखा है, समझा रखा है आपको। नेमिंग नोमेनक्लेचर जो पता, IUPAC नेमिंग जो होती है, इसकी नेमिंग कीजिए, इसकी नेमिंग कीजिए। दिख रहा है ना, इसकी नेमिंग कीजिए। ये H है, H हाइड्रोजन, ये क्लोरीन लगा हुआ है इसके साथ, ये देख लीजिएगा। बेटा मैं करा दूंगा हिंदी का, मुझे दिख रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो। ये क्लोरीन भी लगा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ये क्लोरीन भी लगा हुआ है मेरे भाई यहां पे। बिल्कुल सही मोहित, शाबाश। वन परमानंद बहुत अच्छे, संजीव बहुत अच्छे। बाबू देखो, जब भी ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए ना, एल्काइल ग्रुप जब भी कोई लग जाए, तुरंत आप समझ जाना कि सबसे पहले उसी का नाम आएगा। क्लोरीन लगाए तो मैंने क्लोरीन के लिए क्या बोला था, क्लोरो। 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, एन। याद है ना, ये सब मैंने सिखा रखा है केमिस्ट्री में। सिंगल बॉन्ड है, एक देखो सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स। और पहले जिस तरफ ये एल्काइल ग्रुप लगा होता है उस तरफ से आपको नेमिंग शुरू करनी होती है। तो अगर आप इसको कहोगे 1 क्लोरोहेक्सिन, कि कार्बन के पहले वाले एटम में क्लोरीन लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है। हेक्स से पता चलता है 6 कार्बन एटम है, और एन से पता चलता है कि सब में सिंगल बॉन्ड है।
तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोहेक्सेन, 1 क्लोरोहेक्सेन। क्लियर है? ये नेमिंग मैंने केमिस्ट्री में सिखाई हुई है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें। तो आपके आज 30 क्वेश्चन कराए हैं और हर एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन से 100 से ऊपर क्वेश्चन हो गए अगर देखा जाए तो आपसे अनुरोध है कि आप एक बार इनके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ईश्वर से मिले हमेशा यही दुआ रहती है, जो कुछ मांगा जाता है कि आपको भी इस बार वो अच्छे से क्लियर करा देगा जिस भी एग्जाम के पीछे आप लगे हुए हो। ओके, आप इतनी देर हर एक मुसीबत झेलते हुए, इंटरनेट ना होते हुए आप लोगों ने साथ दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जो जिन्होंने गाली दी उनका भी शुक्रिया। वो लोग भी तरक्की करें, शायद उनका दिमाग खुल जाए और अच्छे से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं रात वाली क्लास में, लेके बायोलॉजी का प्रोटीन विटामिन ये सब क्लियर करेंगे। रेलवे थोड़ा अच्छे से करा दो। कितना अच्छे से करा रहा हूं आपको पता चल रहा है बाबू, कितने ज्यादा अच्छे से करा रहा हूं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय। पढ़ते रहिएगा।